आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2 मई 2022 से जो जन स्वराज अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है, उसके तहत 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण भितिहरवा गांधी आश्रम से हम लोगों ने जन स्वराज अभियान के तहत एक पदयात्रा शुरू की रही है। उस पदयात्रा को करीब करीब अभी 2 वर्ष होने को आए हैं। इन 2 वर्षों में बिहार के करीब करीब 60% गांव, पंचायत और विधानसभा क्षेत्रों को पैदल अभी तक हम लोग चल पाए हैं। चंपारण से चलकर उत्तरी बिहार के ज़्यादातर जिलों को कवर करते हुए अभी हम लोग सुपौल तक पहुंचे हैं। सुपौल के बाद अभी ये पदयात्रा वहां से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए दक्षिण बिहार में हम लोग पहुंचेंगे और फिर दक्षिण बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर करके उस शाहाबाद की दिशा में आएंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने में अभी 6, 8, 9 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी एरिया बाकी है। लेकिन 2 बरस के इस प्रयास में सोशल मीडिया या आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोग जो साथी जन स्वराज अभियान इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग पर मैं आज एक दिन के लिए आज आपके जिले कैमूर में आया हूं। कुछ साथी जो यहाँ जन स्वराज से जुड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर बगल में रामगढ़ के आपके यहाँ उपचुनाव है, वहाँ पर जो जन स्वराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा भी करेंगे कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और शाम में यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक करेंगे और फिर मैं कल सुबह यहाँ से निकलूँगा। ये पदयात्रा का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक परिचय का दौरा है। पदयात्रा जब यहाँ करने आएंगे तो कैमूर जैसे जिले में कम से कम 20 से 25 दिन मुझे लगता है एक जिले को पैदल चलने में। जब यहाँ आएंगे तो उतना समय यहाँ बिताएंगे, गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना, जो जन स्वराज की परिकल्पना है, जो सोच है, जो उद्देश्य है, उसको लेकर लोगों को जगाना, समझाना, वो काम जब मैं यहाँ पदयात्रा में आऊँगा तब करूँगा। आज सिर्फ जन स्वराज से जुड़े हुए साथियों से मिलना, उनके सवाल का जवाब देना, संगठन की यहाँ पर रूपरेखा क्या होगी, उनकी भूमिका क्या होगी, इस दिशा में हम लोग बात करने आए हैं। आज की यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि चूंकि जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए लाखों लोगों ने मिलकर ये निर्णय ले लिया है कि 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान के माध्यम से जुड़े हुए लोग मिलकर एक नया राजनीतिक दल बना रहे हैं। उस दल में जिन जिलों में पदयात्रा नहीं हुई है, वहां के लोगों के, संगठन से जुड़े हुए लोगों की भूमिका, उनका योगदान क्या होगा, उसको जानने समझने के लिए भी मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आपके प्रश्न मैं लूंगा। उससे पहले पदयात्रा का जो संक्षिप्त मेरा अभी तक का अनुभव है, उसको संक्षिप्त 5-7 मिनट में मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसके बाद आपके प्रश्न लूंगा। पूरी पदयात्रा में 2 बरस करीब करीब 5,500 गांवों में पैदल चलने के बाद मेरा अपना मानना है कि बिहार में 3 जो सबसे बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं। पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन का। ये 3 ऐसी समस्या है जिसको किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, समाज, गांव, जिला, पंचायत का समस्या नहीं है, सर्वस्पर्शी समस्या है। पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन। दूसरी समस्या है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त होना। और तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ किसानों की बदहाली। अब जो पहली, मैं तीनों बात को थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा कि लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने जमीन पर क्या देखा। जो पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन, इस पर खूब चर्चा होती है। आप जैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी पलायन बहुत मुद्दा है, इसके लिए इतना दिन पैदल चलने की क्या जरूरत है। तो पहले से लोगों को पता है, बिल्कुल ये लोगों को पहले से पता है कि बेरोजगारी और पलायन बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन समस्याओं के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक पहलुओं की जानकारी आपको नहीं है, जो कि पैदल चलकर दिखी या हम लोग समझ पाए। इन समस्याओं के विकरालता का अनुभव जो हम लोगों ने गांव देहात में किया, वो शायद आपको आंकड़ों में या समाचार पत्रों में जो आप पढ़ते हैं, जो नीति नियंत्रणता बताते हैं, उससे अलग है। उदाहरण के तौर पर पलायन को ले लीजिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। लोगों को लगता है कि पलायन यहाँ गरीब लोगों की समस्या है,
गरीब परिवार के बच्चे मजदूरी करने के लिए, रोजी रोजगार, परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। लेकिन 2 बरस पैदल चलने के बाद मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि पलायन यहाँ पर सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। पलायन ऐसी समस्या है जो हर परिवार की समस्या है। फर्क बस इतना है कि गरीब परिवार के बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। अगर आपको मजदूरी करना है तो भी बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है तो भी बाहर जाना है, नौकरी करना है तो भी बाहर जाना है, इलाज दवा कराना है तो भी बाहर जाना है। पलायन का असर ये है, दशकों से चलने वाले इस पलायन की वजह से लोगों के, समाज के मन में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। हम लोग जब गांव में जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जिसमें माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हो। ज्यादातर परिवारों में कोई एक ही या 2 पीढ़ी का आदमी रह रहा है, एक पीढ़ी का आदमी बाहर ही गया हुआ है। आप लोग भी देखते होंगे गांव देहात में, जब हम लोग गांव में चलते हैं, गांव में बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, नवयुवक कहीं गांव में नहीं है। ये पलायन की समस्या है। ये सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। दूसरा, पलायन सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है। श्रम के पलायन पर खूब चर्चा हो रही है कि कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन पलायन का दूसरा जो पहलू है कि श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बुद्धि और पूंजी का पलायन है, जिसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ से जो लोग पढ़ लिख गए वो वापस बिहार नहीं आ रहे। और तीसरी जो सबसे बड़ा पलायन है, जो कि श्रम और बुद्धि से भी ज्यादा, वो है पूंजी का पलायन, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग सोच रहे हैं कोई बाहर से आकर यहाँ 10,000 करोड़ का फैक्ट्री लगाएगा, 2,000 करोड़ रुपया का फैक्ट्री लगाएगा तो रोजगार मिलेगा। आपको हमको ये नहीं पता है कि पिछले 30 बरस में बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको याद रखिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जमा किया हुआ पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया। ये सबसे बड़ा पलायन है। तो जो जन स्वराज की सोच है कि जब तक पूंजी का पलायन नहीं रुकेगा, तब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा, जब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रम का पलायन नहीं रुकेगा। लेकिन अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए तो बुद्धिमान लोग, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो पूंजी का उपयोग करके यहीं पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उसी से श्रम का पलायन रुक सकता है। तो पलायन की जो बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग समझते हैं कि पलायन मतलब मजदूर ट्रेन पर, बस में बैठकर जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार से बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी का पलायन हो रहा है, बुद्धि का पलायन हो रहा है, जिसकी वजह से श्रम का पलायन उसका परिणाम है, वो कारण नहीं है। शरीर में इन्फेक्शन है तो आपको बुखार होगा। पूंजी और बुद्धि का पलायन है, इसलिए श्रमिकों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। इसी तरह जो बेरोजगारी है, हम लोग को लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो घर का गरीब है उसके लिए बेरोजगारी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसी बात नहीं है। जब हम गांव में चलते हैं तो जो लोग 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा के मालिक हैं, बड़ा रोजी रोजगार व्यापार कर रहे हैं बिहार के नजरिए से, वो लोग भी आकर कहते हैं भैया 20,000 रुपया का भी नौकरी का बच्चे को दिलवा दीजिए। 20,000, 25,000 रुपया नौकरी के लिए अपने को बड़ा समझने वाले, बड़ा जो लोग हैं समाज के सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, वो भी अपने बच्चों के 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के नौकरी के लिए भी उतना ही चिंतित हैं जितना सामान्य परिवार के बच्चे परेशान हैं। तो पलायन और बेरोजगारी ये सर्वस्पर्शी समस्या है। दूसरी समस्या मैंने आपको बताई, बिहार में एजुकेशन का ध्वस्त होना। मैं यही बिहार के सरकारी स्कूल से खुद पढ़ा हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पहले प्रखंडों में, जिलों में 4, 5, 7, 10 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। ये लालू नीतीश के 30 वर्ष के समाजवादी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है कि शिक्षा व्यवस्था को समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में जो थोड़ी बहुत स्कूल व्यवस्था थी उसको भी खत्म कर दिया। समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर जगह विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा क्या हुआ? जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है,
जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई नहीं है, जहां तीनों है वहां पर बच्चे ही नहीं है। ये इतनी बड़ी समस्या है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ पर खिचड़ी बट रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उसकी गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बंटने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वीं क्लास के ऊपर तो स्कूलों में खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि नियोजित शिक्षकों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई तो आप बताइए कि पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर लोग हैं, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे जो मूल कारण है वो है समाज और सरकार। इसको याद रखिए, मैं सिर्फ सरकार को नहीं कह रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा कहीं है ही नहीं। गांव में आपके स्कूल में साइकिल का पैसा नहीं आया, खिचड़ी अच्छी नहीं बटी, पोशाक का, किताब का पैसा नहीं मिला तो जाकर आप हेडमास्टर से मारामारी करने को तैयार हैं। लेकिन उसी विद्यालय में गणित का शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए कोई परिवार जाकर अपने बच्चे के पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सरकार के लिए भी जो शिक्षक और शिक्षण संस्थान हैं वो पढ़ाई का जरिया नहीं है। उनके जरिए शराबबंदी का काम कराया जा रहा है, कभी उनको स्वच्छता मिशन में लगा दिया, कभी उनसे राशन कार्ड बंटवा रहे हैं, कभी उनसे वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। शिक्षकों से वो सारा काम कराया जा रहा है जिसका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। एक बार इलेक्शन होगा तो स्कूल बंद करके 2 महीना अब स्कूल के कैंपस को इलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब नीतीश कुमार के 18-19 साल के शासन काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके जीवन शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाए, नीतीश कुमार हट जाए, कोई अच्छी सरकार आ जाए, संभव है कि रोड टूटा हुआ है वो बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है वो आ सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जीवन हर हालत में शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है वो है यहाँ के किसानों की बदहाली है। बिहार में जो किसान है वो देश के सबसे गरीब किसानों में है। इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण 3 हैं जो हम लोगों ने जमीन पर देखा। सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में आजादी के बाद बिहार देश के एकमात्र वैसे बड़े राज्यों में है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई काम, कोई प्रयास नहीं किया गया है। पूरा जो भूमि सुधार राजस्व का विभाग है वो अंचलाधिकारियों, उनके साथ जुड़े हुए 1-2 कर्मचारी और 5-7 अटर्नी जो विशुद्ध तौर पर दलाल हैं, इन्हीं के कंधों पर पूरी भूमि की यहाँ व्यवस्था है। नतीजा क्या है? यहाँ 1/3, ये आंकड़ा याद रखिए, जितनी खेती योग्य जमीन है उसमें 1/3 जमीन के मालिकाना हक को लेकर डिस्प्यूट खड़ा है। या तो परिवारों में झगड़ा है, या मामला कोर्ट में है, या सरकार और जो जिसके पास जोत का अधिकार है उसके बीच में लड़ाई चल रही है। भूमि सुधार के लागू नहीं होने से भूमि की, जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। अगर आपके पास जमीन है भी तो आप उस पर लोन नहीं ले सकते हैं, जमीन है भी तो उसको बेच नहीं सकते हैं, उसका क्लियर ओनरशिप फिक्स नहीं है। तो आप जमीन से सिर्फ खाने का उपाय कर पा रहे हैं, उससे कमाने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे। दूसरी जो किसानों की बड़ी समस्या है वो है यहाँ जल का कुप्रबंधन। जो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ बहुत बड़ा अभिशाप है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि यहाँ बाढ़ बहुत आता है, इसके लिए खेती और किसानों की हालत खराब है। मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, बिहार में टोटल जितनी खेती योग्य जमीन है उसमें 50% जमीन पर ही बाढ़ का खतरा है।
बाकी का जो 50% जमीन है उसमें करीब करीब आधी जमीन जल जमाव की वजह से प्रभावित है, जहां सिर्फ एक ही फसल हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर जो नेपाल से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर बाढ़ नहीं है, वहां पर नदियों के कटाव का मामला है। नदियों के रास्ता बदलने से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन, आज जो इस साल जो उपजाऊ जमीन है अगले साल वहां रेत पड़ जाता है। लोग ओवरनाइट खेतीहर से, किसान से मजदूर बन जाते हैं। जैसे ही आप नेपाल से लगते हुए जिलों से नीचे उतरेंगे, गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, मधुबनी में, दरभंगा में, खगड़िया में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, हर पंचायत में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां एक बार बरसात में पानी आ गया तो पानी 6 महीना 8 महीना निकलता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार में जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है उससे भी बड़ी समस्या खेतों में जल जमाव की है। बाढ़ है तो वहां 3 दिन पानी आया फिर भी कुछ हो जाएगा, लेकिन जो जल जमाव है वो परमानेंट व्यवस्था है, परमानेंट परेशानी है। उस खेत से जहां 2 फसल 3 फसल हो सकता था वहां एक ही फसल हो रहा है। दक्षिण बिहार में सूखे की बहुत बड़ी समस्या है, सिंचाई की समस्या बहुत है। एक आंकड़ा और याद कर लीजिए, बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। जैसे आप गांव देहात में यहां देखते होंगे, लोग बताता है कि नहर में पहले पानी आता था, आजकल पानी नहीं आता है। तो नहरों के रख रखाव में जो कमी आई, जो नलकूप की व्यवस्था में कमी आई, उसके वजह से 11% सिंचित भूमि आज सूखे के चपेट में है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में नहरों और नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था थी तो वो घट के अब 89 एकड़ ही रह गई है। लेकिन ये भूमि सुधार और जल कुप्रबंधन के बाद भी जो किसान यहाँ उपजा रहा है उसके परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में जो किसान जो फसल उपजा रहा है उसको उसका उचित मूल्य न मिलने की वजह से हर साल यहाँ के किसानों को 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह आंकड़ा याद रखिए, 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। ये धान का कटोरा है शाहबाद, यहाँ घर घर धान का खेती हुआ है। धान का आधिकारिक मूल्य है 2100 रुपया। यहाँ कोई ऐसा किसान नहीं होगा जो 1500, 1600, 1700 से ज्यादा में धान बेचा है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान, हरियाणा में किसान बड़ा धनी है। तो एक आंकड़ा फिर याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। बिहार में ये पैक्स की जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था मिलाकर सिर्फ 13% धान ही यहाँ सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है पिछले 10 वर्ष में, और 1% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूं में चूंकि मार्केट का रेट ज्यादा है इसलिए उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन धान यहाँ पर औसतन 30 से 40% कम दाम पर आप बेच रहे हैं। यही हाल गन्ना का है, यही हाल मकई का है, यही हाल सब्जियों का है। कुल मिला जुलाकर भूमि सुधार का ना लागू होना, जल की कुप्रबंधन, जल संसाधन जो विभाग है उसके द्वारा की जो कुप्रबंधन है, और किसानों को उचित फसल का दाम न मिलने की वजह से बिहार में किसानों की बहुत बड़ी बदहाली है। ये 3 जो समस्या है, मैं बाकी समस्या नहीं बता रहा हूं कि रोड कहाँ खराब है, कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, कि क्या हो रहा है। ये समस्या है जो हर जिले, हर प्रखंड, हर वर्ग के लोग बता रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और किसानों की बदहाली, ये सबसे बड़ी समस्या के तौर पर लोगों ने अभी तक बताया है। 3 शब्द जो मैंने पदयात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सुने वो है अधिकारियों की मनमानी से उससे परेशान जनता, दूसरा सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। ये नया शब्द है, बिहार में पिछले 5-7 वर्ष में पैदा हुआ है, जो विशुद्ध तौर पर दलाली है। पीसी हर योजना में, योजना चाहे केंद्र की हो कि राज्य की, उसमें काम हो या न हो, उसमें से पीसी काटने की व्यवस्था
बहुत बढ़िया बनी हुई है। बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। यार ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और न ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जो जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। दूसरा जो आपको मैंने बताया, जो सबसे ज्यादा शब्द सुना गया, वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। 5-7 साल पहले हम बिहार में नीतीश के साथ काम किए हैं। बिहार में जो पेटी करप्शन है निचले स्तर पर, उस पर इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि आज स्थिति ये है कि चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको राशन कार्ड लेना है या इंदिरा आवास लेना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है या FIR कराना है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। और लोग इससे इतना त्रस्त हैं कि जो आपको बता रहे हैं, जो 400 रुपया सरकार विधवा और वृद्धा पेंशन दे रही है, आप भ्रष्टाचार का आलम का अंदाजा लगाइए। 400 रुपया इस महंगाई के जमाना में जो वृद्धों को पेंशन मिल रहा है, उसमें से भी 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। 5 किलो अनाज जो देने की बात है, उसमें भी 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। क्यों 4 किलो मिल रहा है? क्योंकि हर महीने जो अनाज आ रहा है उसमें 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से PC काटा जा रहा है। और मैं कैमरे पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो ये अनाज में पैसा की चोरी हो रही है, इसमें ज्यादातर विधायक शामिल हैं और हर महीने प्रति क्विंटल 6 से 8 रुपया अपना कमीशन पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, हर प्रखंड में 25,000 से 30,000 क्विंटल अनाज आ रहा है और हर महीने आ रहा है। इसमें प्रति क्विंटल 30 से 35 रुपए लोग काट रहे हैं और विधायक से लेके अफसर से लेके सारे जनप्रतिनिधि उसमें पैसा लूट रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है। तीसरा जो हमने शब्द सुना वो है PC योजना। कोई भी हो, मनरेगा हो कि आवास योजना हो, सरकार का सड़क बनाने का योजना हो या घर बनाने की योजना हो, कोई योजना हो, उसमें 10% से लेकर 40% तक PC कटना ही कटना है। उसकी खूब बढ़िया व्यवस्था है। काम हो ना हो, ये पैसा एकदम बढ़िया कटता है। ऊपर से जब पैसा रिलीज होता है, वहीं से बना हुआ है कि कितना % दीजिएगा तो पैसा रिलीज होगा, कितना % दीजिएगा तो पैसा आपको नीचे मिलेगा। तो ये 3 शब्द, अधिकारियों का जंगल राज, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला PC, इस सबसे ज्यादा हर गांव हर पंचायत में लोगों ने बताया। अब अंत में
तीन उद्योग जो नीतीश कुमार के इस राज्य में अब खड़े हो गए हैं, जिसमें लोगों को मजबूरी में ही सही लेकिन कुछ काम धंधा करने का अवसर मिल रहा है। ये तीन उद्योग है अवैध शराब का कारोबार, बालू माफिया, और तीसरा यहाँ पर नया माफिया शुरू हुआ अनाज का, जिसकी चर्चा इतनी नहीं हो रही है। हर गांव में जहां हम लोग गए हैं 5, 7, 8, 10 बच्चे नए लड़के शराब के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी चालू है। जो बड़े शराब के माफिया हैं वो नए लड़कों को, गरीब सामान्य परिवार के बच्चों को पैसे का लालच देकर, मोटरसाइकिल देकर, छोटा मोटा कट्टा हथियार देकर, ड्रग्स का आदत लगाकर उनको शराब के माफिया का हिस्सा बना दिया है। इसी तरीके से जब हम लोग रोड पर चलते हैं पैदल, तो अगर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक मिलता है तो आप मान कर चलिए किसी जिले में आप चल रहे हैं उसमें 2 से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक ऐसा ही होगा जिसमें अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है। कई कई रोड तो ऐसे हैं जो दिन दिन भर जाम है, सिर्फ बालू के अवैध खनन की वजह से। जो ट्रक ट्रेलर खड़ा है, एक एक ट्रक खाली हो रहा है। छपरा के पास एक सड़क है जो पिछले 7 साल से, याद रखिए 7 साल से परमानेंट जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहां कितना बालू खनन का ट्रक जा रहा है, हर ट्रक से पैसा वसूलता है और फिक्स है कि भाई इतना पैसा वसूलने में समय लग रहा है कि हजारों ट्रक 7 साल से वहां के सांसद, विधायक, डीएम, एसपी वो रास्ता पर चलना छोड़ दिए। लोग परेशान हो गए। 10 पंचायतों में बालू और धूल से लोगों का अस्थमा हो रहा है, टीबी हो रहा है, लेकिन बालू माफिया को कोई रोकने वाला नहीं है। यही हाल यहाँ अनाज माफिया का है। ये जो बात आप लोग रिपोर्ट करते हैं कि 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, आप ये नहीं समझ रहे कि 1 किलो अनाज जा कहाँ रहा है। ये जो 35 रुपया जो लोग पैसा ले रहे हैं, 30-32 रुपया प्रति क्विंटल, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो अनाज को निकाल कर उसको पैसे में कन्वर्ट करना और फिर सभी लोगों को बांटना और फिर वापस उसी अनाज को उसी चैनल में डालकर लाभार्थियों तक पहुंचाना, इसके लिए हर जिले में बड़े बड़े अनाज के माफिया हो गए जो करोड़ों में डील कर रहे हैं। हर महीने करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में डील कर रहा है, जिसका काम है अनाज से पैसा और पैसे से अनाज को कन्वर्ट करना। तो ये नीतीश कुमार की सरकार के एम्प्लॉयमेंट का नया योजना है। एक अंतिम बात कहेंगे फिर आपका सवाल लेंगे। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे, मैं आप लिख के रखिए, 6 महीने के अंदर गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ, तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए, 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा।
आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। ये बात मैं आपके जरिए बताना चाहता था। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजद के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। मेरे भाई, राजद के लोग जिनके पास एक लालटेन है, और लालटेन जलता कैसे है? लालटेन तब जलेगा जब उसमें किरासन तेल रहेगा। तो किरासन तेल कौन है? यहाँ का मुसलमान है। बिहार का जो मुसलमान है वो राजद के लिए किरासन तेल है। जल वो रहा है, जल उसके बच्चों का भविष्य रहा है, और रोशनी कहाँ हो रही है? राजद के नेताओं के घर पे। और ये जल मुसलमान क्यों रहे हैं? उसको भाजपा का डर दिखाता है, कहता है भैया काम हो ना हो, हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा चली आ जाएगी। तो ये जो भाजपा, और सिर्फ ये राजद की बात नहीं है, जैसे राजद के लोग मुसलमानों को डराकर, भाजपा का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, उसी तरह नीतीश कुमार और भाजपा वाले लालू का डर दिखाकर वोट लेते हैं। तो बिहार के ये दोनों दलों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। काम न करे, लोग जनता जितना भी परेशान रहे, चुनाव के समय आकर कहें कि भैया काम तो नहीं किए हैं लेकिन हमको वोट नहीं करोगे तो लालू जी का राज वापस आ जाएगा। तो फिर आदमी गाली दे के भी कहता है चलो भाई इसी को दो, नहीं तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। यही हाल मुसलमानों का है। मुसलमान जान रहा है कि उसके साथ कितनी बड़ी ठगी की गई है। मुसलमान ये जान रहा है कि उसके बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया गया है, लेकिन भाजपा को तो दे नहीं सकता है, तो डर के मारे फिर लालू जी को ही देता है। भाई राजद वालों को तो हमने चुनौती दी है कि तुम कहते हो तुम मुसलमानों के मसीहा हो, तो मुसलमानों की आबादी 18% आबादी के हिसाब से उनको टिकट दे के दिखाओ। जन सुराज ने तो घोषणा की है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उस समाज के काबिल आदमी से उतने काबिल लोगों को निकाल कर टिकट दिया जाएगा। तो अगर राजद तो वोट लेकर, मतलब जो मुसलमानों के, जिन मुसलमानों के वोट से राजद का लालटेन जल रहा है, उनको भागीदारी दे देंगे लोग। हमको बी टीम सी टीम कहने से क्या होता है? कल भाजपा वाला कह रहा है कि हम नीतीश के और राजद के बी टीम है। मेरे भाई, हम जनता, बिहार की जनता के बी टीम हैं, जनता का बी टीम है। और जो काम हम 10 बरस करते थे, आपको लग रहा है कि हम काम कोई दूसरा शुरू कर दिए, ये आपका भ्रम है। हम काम वही कर रहे हैं जो 10 वर्ष से करते रहे, जिसमें देश भर में झंडा गाड़े हैं। पहले हम क्या करते थे? नेताओं को, दलों को ये बताते थे कि अपना संगठन कैसे बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो, किस विषय पर मैनिफेस्टो निकालो, कैसे भाषण दो, कौन से आदमी को टिकट दो, तो लोग जीत जाता था। हम भी अब काम तो वही कर रहे हैं। अब फर्क इतना है कि दल और नेता को छोड़कर बिहार की जनता को बता रहे हैं गांव गांव जाकर कि भैया तुम अपना संगठन कैसे बनाओगे, तुम किन विषय पर चुनाव लड़ोगे, किस आदमी को अपने बीच से निकाल कर टिकट दोगे, लड़ाओगे चुनाव तो जीतेगा। प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए। तो इस बार बिहार की जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहां कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जन सुराज लड़ेगा, तो आप मानकर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। अरे भैया, ऐसा है कि हमने ये नहीं कहा कि समाजवाद का परिभाषा नहीं दे सकते। हमने तो उसके आगे कहा कि तेजस्वी यादव खड़े होकर उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम और हमारे पुरखे
ये समाजवाद की भूमि है, ये हम लोग नहीं यहाँ रूल करेंगे तो कौन रूल करेगा। तो हमने ये कहा कि भैया ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, और समाजवाद क्या दावा आप कर रहे हैं, समाजवाद के पुरोधा आपके पिताजी नहीं हैं, समाजवाद को बनाने वाले समझने वाले दूसरे लोग हैं। और अगर आप समाजवाद को समझने का दावा करते हैं तो आपको तो समझ इसकी है नहीं, हमको जान मालूम है, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना अपने टीचर वोचर से एडवाइजर से के साथ बैठकर पहले समाजवाद को पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद अगर दम है तो बिना कागज देखे हुए कैमरे पर बैठ के समाजवाद को परिभाषित कर लो, मैं मान लूंगा कि समाजवाद पर तुम्हारा अधिकार है। ये जो लोग समाजवाद का परिभाषा नहीं जानते हैं वो अपने आप को समाजवाद का पुरोधा बताते हैं। भैया लालू जी समाजवादी कहिया से हो गए, समाजवाद मधुल्ली में से जाना जाता है, समाजवाद लोहिया जी से जाना जाता है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस से जाना जाएगा, ये किस दिन से पुरोधा हो गए समाजवाद के। जाति छुपा कर राजनीति करते हैं कौन? समाजवाद राजद ने अभी कहा है कि जाति का छुपा। भैया हमारा नाम है प्रशांत किशोर, सर्टिफिकेट में तो यही नाम लिखा हुआ है, अब उनके कहने से नाम तो बदलेंगे नहीं। और हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे, वो भी नहीं बदलेगा। तो जैसे उनके बाबूजी का नाम है लालू प्रसाद यादव, वैसे हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे। ना हम उनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको करना चाहिए। लेकिन बिहार में जिन लोगों को जाति से आगे कुछ समझ में ही नहीं आया, वो इसके अलावा वो क्या बोलेगा। अब तेजस्वी यादव हमसे बिहार में विकास पर तो चर्चा करेंगे नहीं, बिहार में सीडी रेशियो क्या है, पूंजी का पलायन क्या है, ये तो उनको समझ आए नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में एजुकेशन व्यवस्था कैसे सुधरेगा ये तो बता नहीं सकते हैं। ये जरूर बता सकते हैं कि भैया जाति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अपहरण रंगदारी कैसे होता है। तेजस्वी यादव खड़ा होके जब डिप्टी सीएम थे तो कहा उस आदमी ने कि बिहार में जीडीपी तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी बिहार का है। अब देखिए, जिस आदमी को जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ में फर्क नहीं समझ है, अफसरों ने यह कहा होगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बिहार में ज्यादा है, उस आदमी को समझ में आया कि जीडीपी ज्यादा है। भैया जीडीपी के हिसाब से तो हम लोग 28वें नंबर पर हैं, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, और उस राज्य का उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि हम लोग तो जीडीपी के मामले में देश में सबसे आगे हैं। तो उस आदमी से आप क्या बात कीजिएगा। सर, बिहार में कितनी सीटें आ सकते हैं आपके पार्टी अगर? मेरे भाई ऐसा है, बिहार में जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं 243। और उस दल के रणनीतिकार चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर हैं, और अभी तक प्रशांत किशोर ने 10 वर्ष में जिस किसी को भी चुनाव लड़ाया है वो चुनाव हारा नहीं है। तो जनसुराज भी चुनाव हारेगा नहीं, ये बात आप लिख के रख लीजिए। बार आप भी इसी तरह से आई थी और सेम आपकी तुलना आपसे की जा रही है समाज के बीच में, किसी तरह से आप जनता का राज कह के जनसुराज कह के आया था, लेकिन बाद में उसकी स्थिति वही राजनीतिक दलों की तरह। आप में उनमें क्या? मेरे भाई ऐसा है, आप पत्रकार हैं, इतना तो कम से कम पढ़ लिख कर आइए। आम आदमी पार्टी और जनसुराज में एक भी समानता अगर हो तो आप बताइए। आप कह रहे हैं कि इसी तरह से आई थी। आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जनसुराज में हम लोग रोज कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जनसुराज का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। हमने 2 वर्ष में कोई धरना प्रदर्शन, टायर फूको, बिहार बंद करो, चक्का जाम करो कभी किया? हमने ये कहा कि हम सुधार देंगे कि कौन सुधार देगा? हमने बताया कि एक कोई लॉ लाओ, जन लोकपाल बनाओ, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा? हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप वोट जनसुराज को दीजिए। हम ये जनसुराज आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। जनसुराज गांधी जी की सोच से प्रभावित, आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो बिहार में सुधार करना चाहता है वो इस व्यवस्था से जुड़कर अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान कर सके। जैसे आजादी से पहले जो लोग आजादी की लड़ाई में योगदान करना चाहते थे वो तब की कांग्रेस में ज्वाइन करते थे और अपनी क्षमता के अनुसार उस कांग्रेस में जो काम मिलता था वो करते थे। तो जनसुराज वो व्यवस्था है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आप आइए, अपनी क्षमता के अनुसार काम लीजिए
और अपने बिहार में बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर काम कीजिए, तभी सुधार होगा। इसका आम आदमी पार्टी से क्या लेना देना है? पर आम आदमी पार्टी में लोगों ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने, कि हम सुधार देंगे, हम और हमारे 10 लोग सुधार देंगे। प्रशांत किशोर यहाँ कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर को छोड़िए 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे, और लोग को सुधारने के लिए हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में कितना दिन कौन पैदल चला? किस समाज के पास लोग गए? उन्होंने आंदोलन किया, एक दल बना लिया और दल बनाकर कहा कि हम ये काम करेंगे। आप आम आदमी पार्टी का बात छोड़िए, देश में कोई भी उदाहरण ऐसा आपके पास हो जहां दल बनाने से पहले 2 बरस तक समाज में कोई पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक साथ दल बना रहा हो? आप हमको उदाहरण बता दीजिए, हम मान लेंगे। दल का संविधान बन रहा है, सुनिए, ऐसा है, दल का संविधान बन रहा है। ये पहली ऐसी देश में पार्टी है जिसके संविधान को बनाने के लिए 1000 जगहों पर लोग बैठक कर रहे हैं। कौन बैठक कर रहा है? बिहार के चुने हुए मानिंद 150 लोग जिलों जिलों में, प्रखंड में जाकर संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, पार्टी के संविधान पर, कि दल का संविधान कैसा हो। यहाँ दल कैसे बनता है बिहार में? जो दल बनाया, कहा हम ही होंगे इसके नेता, और उसके हमारे बाद होगा हमारा बेटा। अब तुम लोग जितना आदमी बिहार के हो, तुम लोग झंडा ढो। ये पहला दल है जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दल बनेगा तो इसका नेता प्रशांत किशोर ना है ना होंगे। और 2 तारीख को होगा दल बनेगा तो देखिएगा कि प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर पहले भी 2 बरस पैदल चल रहे थे और 2 अक्टूबर के बाद भी पैदल ही चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम ये संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं, चाहे 5 बरस पैदल चलना पड़े कि 10 बरस। गांव कैसे सुधर रहा है? अभी तक सर आपने समस्याएं ही गिनाया, लेकिन आप तो उसका सॉल्यूशन नहीं गिनाया। किसने? आप कहाँ के रहने वाले हैं कि सॉल्यूशन नहीं सुना? आप यहाँ रहते हैं, झारखंड में रहते हैं। 2 बरस से चिल्ला के गांव में जाकर बता रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, ये बता रहे हैं कि शिक्षा कैसे सुधरेगा, ये बता रहे हैं कि खेती को खाने वाले खेती से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। पूरा उसका ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है आप जैसे बहुत लोग हैं जिसको सुनना नहीं है। इसीलिए मार्च में इसका पूरा विजन डॉक्यूमेंट कागज जारी करेंगे, बिहार के लिए नहीं, खाली बिहार के 8500 पंचायतों का अलग अलग 10 बरस विकास का पूरा कार्यक्रम बनाकर जारी करेंगे, ताकि आप उसको पढ़िए और पढ़कर देखिए कि आपके पंचायत को विकसित पंचायत बनाने के लिए अगले 10 बरस में जन स्वराज की क्या योजना है। जब पढ़ लीजिए, समझ में आए तब जुड़िए, और न समझ में आए तो आपको तो आदत है जाति का झंडा उठाने का, आपको आदत है नेता, आपको मतलब व्यक्ति नहीं, आपको आदत है हिंदू मुसलमान करने का, आपको मंदिर मस्जिद पर वोट देना है, आपको नाली गली पर वोट देना है, आपको पढ़ने का फुर्सत कहाँ है? यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप पर देखे और उसी पर चाहते हैं दुनिया सुधर जाए। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं। बिहार में ये ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, यहाँ जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोग नेता बताते हैं। जिस व्यक्ति को भाषा का विषय का ज्ञान ना हो उसको आप लोग बताते हैं जमीनी नेता। जो आदमी लंपट है, बदमाश है, कभी पास नहीं हुआ, कभी कुछ किया नहीं जीवन में, उसको आप लोगों ने नेता हम लोगों ने बना दिया। तो जब आप चोर चुहेड़ बालू माफिया शराब माफिया को नेता बनाइएगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा कि उससे ड्रग्स बिचवाएगा। सर एक सवाल और सर बहुत हम लोग है, आप सर 10 साल में, पिछले 10 साल से कभी जदयू का चुनावी स्क्रिप्ट लिखा, कभी बीजेपी लिखा, हम लोगों ने सभी लिखा। आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार में हमारा दोनों सरकार। ठीक है, इन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि भाई आप तो 10 बरस से अलग अलग दल को जिताए, तो अब काहे जगह? आप पत्रकार कब बने? जब पढ़ लिख कर पत्रकारिता का डिग्री मिला तभी ना बने। तो हम तो भाई कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं, हमारी काम ही हमारा पहचान है। आप यहाँ इतने बड़ी संख्या में आए हैं आज हमसे बात करने, इसलिए नहीं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि 10 बरस में हमने जो काम किया है, हम लोगों को जिताते हराते रहे। अगर वो काम न किए होते तो आप यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने आते? नहीं आते। आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे।
शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत किया। टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस, दो सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। 2-4 पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो हम खाली यश जौहर और यश चोपड़ा और करण जौहर का ही पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर और हिट हो गया, मेगा स्टार हो गए। तो अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं नहीं हम 3 बरस में खाली अपने पसंद के स्क्रिप्ट पर ही काम करेंगे। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए अभिषेक बच्चन से। पहले सुन लीजिए, इतना आतुर मत होइए। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको अब एक्टर बनना है, तो जेपी दत्ता जब पिक्चर बनाएंगे तब हम एक्टर बनेंगे। मेरे भाई, क्योंकि शाहरुख खान के बाबूजी अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर आपके बाबूजी उतने बड़े आदमी नहीं हैं तो आपको अपना रास्ता, अपनी पहचान खुद से ही बनानी है। तेजस्वी यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान है कि लालू जी के लड़के हैं। और हम अगर आएंगे कहेंगे हम प्रशांत किशोर है तो हमको यहाँ रास्ता में कौन पहचानेगा। लेकिन जब लोग बताएगा कि ये वही प्रशांत किशोर है जो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, तब लोग ध्यान से सुनेगा। तो जो आदमी भी अपने दम पर आगे बढ़ा है उसका रास्ता आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन तय आपको करना है कि जो बाबूजी के नाम पर आगे बढ़ा है उसमें आपका भरोसा है कि जिसने अपनी बुद्धि अपनी ताकत से अपनी जगह बनाई है, उसमें आपका भरोसा है। दुनिया के विकसित देशों की बात अगर छोड़ दें और भारत जैसे पिछड़े देशों की बात, तो उसमें आरक्षण का कंसेप्ट है पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है वर्गीकरण का, उसको आप किस नजरिए से? 2 बात। आरक्षण को लेकर जन स्वराज की सोच ये है कि संवैधानिक व्यवस्था जो आरक्षण को लेकर की गई है वो यथावत बनी रहनी चाहिए। क्यों? कई लोगों का ये कहना है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए की गई थी, राजनीतिक फायदे के लिए लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि समाज के वो वर्ग जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर पीछे छूट गए हैं उनको प्रोएक्टिव सहायता देकर आगे किया जाए। तो आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक जो वर्ग पीछे छूट गए हैं वो सामान्य वर्ग के बराबर न हो जाएं शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर। तो इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि सरकार गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम शुरू की 1980 में। गरीबी जितना चाहते थे वह उस तरीके से नहीं हटा, तो क्या गरीबी हटाओ का कार्यक्रम रोक दिया जाएगा? नहीं। उस कार्यक्रम से जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो गरीबी हटाने का कार्यक्रम और प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि गरीबी रहेगी। उसी तरह आरक्षण जो है वो तब तक होना चाहिए जब सामान्य वर्ग और जिन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति करीब करीब बराबर न हो जाए। दूसरा सवाल है वर्गीकरण का। तो मैंने डंके की चोट पर कहा है, बिना किसी दबाव के, जन स्वराज विचार के तौर पर वर्गीकरण के पक्ष में है। जिन वर्गों को राजनीति जो आरक्षण मिल रहा है उनके अंदर अगर वर्गीकरण का कोई फॉर्मूला उन समाज के लोगों से बातचीत करके निकलता है तो उस समाज के व्यापक हित में है। ये बिहार में अभी चर्चा शुरू हुई है, देश के अन्य हिस्सों में ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। आप आंध्रा में चलिए, वहां दलित समुदाय में 2 महत्वपूर्ण जाति हैं, माला और मडिगा। और माला लोग, ऐसा माना जाता है कि माला समाज के लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मडिगा समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अलग से आप विदिन अनुसूचित जाति रिजर्वेशन हमको अलग से दीजिए। एमबीसी के लिए रिजर्वेशन अलग से रहा है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने एनेक्सर 1 की व्यवस्था करी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए की सरकार में भी रोहिणी कमेटी जो बनाई गई थी वो वर्गीकरण के लिए बनाई गई थी, सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्वेशन। उसके बाद 2018-19 में मोदी जी ने उस कमेटी को संवैधानिक दर्जा भी दिया। अब उसका रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन विचार के तौर पर ये ठीक है, क्योंकि ओबीसी समाज या ईबीसी समाज या एससी समाज, ये बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग हैं और वो आप सबको बराबर नहीं कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लोग बहुत पीछे है, कोई बहुत ऊपर है। तो सब क्लासिफिकेशन के हम लोग पक्ष में हैं।
जाति आधारित पॉलिटिक्स बिहार में आपने बताया कि केंद्र में रहा है। हमने नहीं बताई, आप बता रहे हैं। अपना बात हमारे मुंह में काहे डाल रहे हैं? जाति आधारित पॉलिटिक्स हमेशा यहाँ पर रहा है। क्या है आपकी पार्टी जाति आधारित पॉलिटिक्स को करेगी? आप पहले देखिए, पत्रकार लोग और सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग, आप लोग अपना बिहार का कितना नुकसान कर रहे हैं। आपने कहा कि बिहार में जाति आधारित पॉलिटिक्स है, तो क्या यूपी में जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में नहीं है? लिंगायत वोकालिका कर्नाटक में नहीं है? पटेल क्षत्रिय गुजरात में नहीं है? मराठा और ओबीसी में अभी महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है आरक्षण को लेकर, वो बिहार में है। क्या कम्मा रेड्डी आंध्र में नहीं होकर बिहार में है? तो ये आप लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं जब बताते हैं कि बिहार ही में जाति है। अरे भाई, जाति जो है वो समाज की एक बड़ी सच्चाई है, वो देश के स्तर पर है। जितनी जाति, जितनी बड़ी समस्या या जितना बड़ा मुद्दा यूपी में है, उतना ही बड़ा बिहार में। ये भ्रम मत पालिए कि बिहार में जाति का प्रमुखता ज्यादा है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार में भाजपा को वोट पड़ा है, मोदी जी को वोट पड़ा है। तो आप मुझे बताइए, मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? तो आप तुरंत कहिएगा ना भैया तो मोदी जी को हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया है। अरे भाई, जाति के नाम पर तो नहीं ना दिया है। अगर आप कह रहे हैं कि हर आदमी जाति के नाम पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया कौन, ये बता दीजिए। यहाँ 18% मुसलमान है और आरजेडी को वोट देता है, उनके जाति के तो नहीं है लालू जी, उनको काहे वोट दे रहा है? तो आप कहिएगा तो भाजपा के डर से दे रहा है। अरे भाई, सिर्फ जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन एकमात्र सच्चाई नहीं है। ये भ्रम मत फैलाइए। ये बिहार में एक आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों भ्रम फैलाया गया है। ये जो भ्रम फैलाया गया है कि बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके पास जाति होनी चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। ये भ्रम क्यों फैलाया गया है, पहले ये समझ लीजिए। बिहार के अगर जितने लोग सांसद और विधायक पिछले 30 वर्ष में बने हैं, चाहे जिस दल से बना है, उसका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1200-1250 परिवार का आदमी ही यहाँ पर सांसद विधायक बना है। सिर्फ 1200-1250 परिवार का ही। मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तब बुझाएगा। अभी डिप्टी सीएम है आपके सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी किसके लड़के हैं? शकुनी चौधरी जी के। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस के उस शासन में विधायक और मंत्री थे। लोगों ने कांग्रेस को हटाया, लालू जी को राज दिया, तो लालू जी के भी राज में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। लोगों ने लालू जी के जंगल राज को हटाया, नीतीश को लाया, तो नीतीश के भी सरकार में शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। लोगों ने नीतीश को हटाया, मांझी जी को बनाया, तो मांझी जी के भी सरकार में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। और आज अभी भाजपा का थोड़ा दम बढ़ा है तो उसको भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला है। ये परिवारों की जो पकड़ है, आपको राज्य भर का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप अपने कैमूर के हर विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, 4-5 परिवार ही शासन कर रहे हैं। दल बदलता रहेगा लेकिन वही परिवार का लड़का करेगा। जनसुराज उसी को तोड़ने का प्रयास है। और यही लोग ये फैला दिया है कि अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप बताइए, नीतीश कुमार की जाति का कितना लोग रहता है बिहार में? आप बहुत जाति पर रिसर्च किए हैं, तो बताइए नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? कैसे 19 साल से मुख्यमंत्री हैं? लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? वो 15%, 17% से बिहार के राजा बन जाइएगा? कहते हैं कि फिर आप कहेंगे ना जाति का समीकरण बनाए। तो अगर नीतीश जी और लालू जी समीकरण बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। सर, साउथ से और बिहार से बहुत अंतर होता है। साउथ में हम लोग भी जाते हैं सर, तो साउथ में हम तो आप अभी बिहार का बात कर रहे हैं, आप दिमाग कहाँ रखे हुए? हम बिहार के ही संदर्भ में आपसे पूछ रहे हैं। आप हम लोग को आंध्रा ले गए। हम आपको बिहार में समझाते हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है राजनीति का। आप गुस्साए नहीं। अरे सुनिए ना भाई, आप गुस्सा रहे ज्यादा। आपको पता नहीं, आप पत्रकारिता अभी नया शुरू किए हैं, देश भर के पत्रकारों से डील करते हैं, गुस्सा नहीं रहे। आप सुनिए, आप समझिए पहले बात को। एक तो आप गलत बात अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी प्रमाण के। आपने कहा कि आप साउथ लेकर चलो बिहार में आइए। बिहार में 1984 में कांग्रेस
को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे भैया यहाँ कांग्रेस कैसे जीत गई, तो आपके जैसे पत्रकार ज्ञानी बताएंगे कि उस समय इंदिरा जी का मृत्यु हुआ था तो सहानुभूति का लहर था, तो इसलिए कांग्रेस जीत गई। फिर पूछेंगे 1989 में यहाँ बीपी सिंह कैसे जीत गए। राजपूत समाज के तो बहुत लोग बिहार में नहीं है, तो आप कहिएगा कि ना भैया वो बीपी सिंह को कहाँ वोट पड़ा, वो तो बोफोर्स का बड़ा मुद्दा था इसलिए जीत गए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी कैसे जीत गए बिहार में, तो आप बताइएगा कि भैया वो तो मोदी जी का लहर बहुत बड़ा बन गया था इसलिए जीत गए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, तो आप जैसे ज्ञानी पत्रकार हमको बताएंगे कि भैया लड़ाई तो बहुत मजबूत बहुत कांटे का था, पुलवामा जो हो गया उसके बाद से सब लोग जाकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। ये चारों उदाहरणों को लिख लीजिए कागज पर। 1984 एक घटना है, किसी नेता की, एक बड़े व्यक्ति की मृत्यु और उस मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक मुद्दा है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उसकी वजह से बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद एक विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे बनी हुई लहर। आगे क्या होगा छोड़ दीजिए, ये जो पीछे हुआ है वो आपको गिनवा रहे हैं। ये चारों चीज आपको क्या बता रहा है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई विषय समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं, करता रहा है। अब आप में से कुछ पत्रकार ये कहेंगे कि अभी पीछे आप साउथ बोल रहे थे, अब लोकसभा का बोल रहे थे, आप विधानसभा का सुनिए। विधानसभा का उदाहरण सुन लीजिए। 2010 में यहाँ पर एनडीए नीतीश और भाजपा साथ में चुनाव लड़े। सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान जी का गठबंधन लड़ रहा था। उस समय एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीट मिला। तब मोदी जी इतने बड़े फैक्टर नहीं थे बिहार में, भाजपा का इतना दम नहीं था, इसके बावजूद उस एनडीए को 206 सीट मिला था। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, भाजपा की बढ़ी हुई ताकत भी थी। सामने से कौन था, लालू जी नहीं थे, तेजस्वी थे। कांग्रेस की भी ताकत 2009 के मुकाबले कम हुई और रामविलास पासवान जी की पार्टी भी उस गठबंधन में नहीं थी। फिर भी जिस एनडीए को 2010 में 206 सीट आया था, इस बार 125 सीट आने में दम निकल गया। क्यों? एनडीए का समीकरण का सब आदमी जात वाला छोड़कर बिहार चला गया, झारखंड नहीं, इसलिए उसको 206 सीट आया था कि बिहार के सभी वर्ग में ये फीलिंग है, ये समझ है कि पहले टर्म में नीतीश कुमार के बिहार में सुधार होता दिखा था। तो काम का प्रभाव भी था और जातियों का समीकरण भी था, तो 206 सीट जीते। लेकिन जब काम का प्रभाव कोविड में लोगों को नहीं दिखा तो सारा जाति समीकरण धरा का धरा रह गया। 125 सीट आने में मुश्किल हो गई। आपको लोकसभा समझाए, विधानसभा समझाए, अब आ जाइए पंचायत पर। आपको उदाहरण समझना है। अभी जो चुनाव हुए पंचायतों के 90% वार्ड सदस्य और करीब करीब 82% सिटिंग मुखिया चुनाव हारे हैं। 90% विधान वार्ड सदस्य और 82% मुखिया लोग चुनाव हारे हैं पिछले चुनाव में। क्यों हारे हैं? क्योंकि नल जल योजना में जो घोटाला हुआ, लोगों को लगा कि इसमें बहुत लूटपाट हुआ है, तो सारे वार्ड सदस्य जो जीते हुए थे उसमें 100 में 90 वार्ड सदस्य, अपने गांव देहात में भी देख लीजिएगा, सब हार गया चुनाव। मुखिया जी लोग भी ज्यादातर उसी में पिस गए। तो जो मुखिया चुनाव जीता हुआ था पहले से, क्या उसके जाति के लोग उसका गांव पंचायत छोड़कर चला गया? क्या उसका बाहुबल कम हो गया? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। जाति, अगर आप राजनीति करते हैं तो जैसे समाज के विभिन्न विषयों को आपकी जानकारी होनी चाहिए, वैसे जातियों की भी समझ आपको होनी चाहिए। लेकिन जातियों की समझ रखना, समझकर राजनीतिक तौर पर समायोजित करना एक बात है, और जाति की राजनीति करना वो दूसरी बात है। तो जन सुराज में हमें जातियों की समझ है, जातियों के समायोजन की व्यवस्था है, उनके एस्पिरेशन के समायोजन की व्यवस्था है। जाति की राजनीति की कोई व्यवस्था नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है।
अब आप दो ही आदमी पूछते रहिएगा तो हम यहाँ दिन भर नहीं बैठेंगे ना। सर एक सवाल ये है कि 2 दिन पहले आपने मांगाई का मुझे जी जी मुसलमानों का ये कहना कि कांग्रेस कैसे प्रशांत किशोर जी के बात चिंता नहीं की आप एक बार रखिए रख दीजिए। मुसलमानों की जो बैठक हुई उसमें मैंने जो बोला आपने उसको सुना नहीं सुना था तो हमने उनको कहीं कहा कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा। हमने उल्टी बात कही। हमने ये कहा कि आपको कांग्रेस ने नहीं ठगा, आपको लालू जी ने नहीं ठगा, आपको किसी दल ने नहीं ठगा। आप इसलिए इस बदहाली में हैं क्योंकि आपके कुरान में ये बताया गया है, पैगंबर साहब ने बताया है कि अगर जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान, आज का शासक आपको जालिम दिख रहा है तो जो बात पैगंबर साहब ने बताई है उसको पढ़ो। पैगंबर साहब की बात बताई गई है तो गलत तो हो नहीं सकती है। तो अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाओगे, किसी को हराने के लिए चोर बदमाश डकैत को वोट दोगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरान तो आएंगे ही आएंगे। आप पहले हम जो कहे हो तो सुने नहीं। देखिए बिहार के समाज में बहुत विद्वता है लेकिन यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक ताना बाना है, अब बुरा नहीं मानिएगा, चाहे पत्रकार हो कि पॉलिटिशियन हो, ये आप लोग भी पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिए। सीधा आए आज जो मन में आज तो प्रशांत किशोर को तो घेरिए देंगे, ना घेर पाइएगा। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, नहीं घेर सकते हैं। यहाँ रात दिन मेहनत करके पढ़कर पहुंचे हैं। यहाँ बहुत समाज का में रगड़ कर 20 बरस रात दिन 16 घंटा मेहनत करके पहुंचे हैं। किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, किसी का दिया हुआ एक कप चाय भी नहीं पीते हैं और रोज सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सब जानने समझने के बाद भी गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी दुर्दशा क्यों है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि पलायन बेरोजगारी के बारे में जो हमारी समझ थी, जब 5300 गांव में पैदल गए तो वो समझ में बेहतरी हुई है। आप कुछ सीखिएगा नहीं, प्रयास कीजिएगा नहीं, बैठे हुए समझ रहे हैं कि हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रशांत किशोर को सफलता इसलिए मिली है 10 वर्ष में कि रात दिन सीखने की प्रवृत्ति है। गुस्सा नहीं रहे, गुस्सा इस बात से रहे हैं कि जिस समाज में इतने विद्वान लोग हैं वहां का पत्रकार भी ये नहीं पूछता है, इतने पत्रकार हैं कि भाई पूंजी का पलायन भी कोई विषय है क्या, सीडी रेशियो भी कोई चीज है, ये आपने कभी पूछा? कोई फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये क्या होता है सीडी रेशियो, कि बैंक यहां से 26 लाख करोड़ रुपया भेजा है, आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के पूछे कहेगा ये होता क्या है, ये क्या होता है, सीडी रेशियो क्या होता है? तो जब ये आपकी भी जिम्मेवारी है ना भाई, आप भी सवाल वो पूछिए। यहाँ नेता भी लंपटाई बतियाता है और पत्रकार भी वही पूछ रहा है और जनता भी वही सुनना चाहती है। खाली लंपटाई की बात मत कीजिए। आपने सवाल पूछा, हम आधा घंटा आपको समझाएंगे। तथ्य से जो हमने बोला उसको काटिए, हम बिल्कुल आपकी बात मान लेंगे। आपको आंकड़ा दिए हैं, 13% धान यहाँ पर सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। अगर वो 1% भी ऊपर नीचे हो तो कल हमसे फिर सवाल कर लीजिएगा। मंडी कानून और एमएसपी कानून होना चाहिए। अरे भैया मंडी कानून बिहार देखिए, जिस किसानों के कानून को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ, बिहार के लोगों को, किसानों को ये पता नहीं है कि वो कानून यहाँ पर 10 वर्ष नीतीश कुमार पहले लागू कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो किसी को मतलब उसकी चिंता है नहीं। चलिए अब खत्म करेंगे, बहुत